हाँ, इस समय भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कंटिन्यू किए हुए हैं। इस समय कहाँ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 दो आर्टिकल आपको है बताया जाएगा। उससे पहले एक थोड़ा सा परिचय चल रहा है, उसे आप समझिएगा। जैसे आपसे अगर ये सवाल कर लिया जाए कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ है, तो आप बताएंगे यह है भाग 3 में। ठीक, ये सवाल रखिएगा, प्री एग्जाम के लिए है। और आपसे कोई सवाल अगर ये करता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान, व्यवस्था, उपबंध या कोई कहे कहाँ लिखा गया है, तो आप क्या बताओगे? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। दो सवाल क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई ये कहता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है संविधान में, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो 60 देशों के संविधानों से कुछ न कुछ ग्रहण करके ला करके प्रोविजन रख दिया गया। प्रोविजन बोले तो क्या समझेंगे? उपबंध, व्यवस्था, प्रावधान, है ना, ला के रख दिया गया। तो कहाँ से आया था? अमेरिका से आया था। यूएसए के संविधान से मूल अधिकार भारतीय संविधान में ला के रखा गया है। अपनी आवश्यकता अनुसार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने परिवर्तन कर दिया। प्रारूप समिति जो हमारी बनी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने चेंज करके उसे रख दिया, किसे? मूल अधिकार को। तो मूल अधिकार में 12 हो गया, 13 हो गया। 12-13 क्या है? एक सामान्य उपबंध है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में विधि की परिभाषा है, न्याय पुनर्विलोकन है। अगर हम बात करें कि 14 से 18 तक की बात करते हैं, 14 से 18 तक जो है आपका, जैसे 12 और 13 दो आर्टिकल ऐसे हैं कि जो सामान्य है ना, और जो मूल आपके मूल अधिकार जो अधिकार स्वरूप में मिले हैं वो 14 से 18 में समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार है। और इसके बाद 19 से लेकर के 22 तक, यानी आर्टिकल 19 से 22 तक क्या? स्वतंत्रता का अधिकार है। जो जी में आए बोल दो, लेकिन इतना ऐसा भी ना बोलना किसी बुरा लग जाए। अगर किसी बुरा लगेगा तो आपको बोलने से रोक दिया जाएगा, समझ रहे आप? फिर उसके बाद कहाँ आप जाओगे बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके सामने है अनुच्छेद, कहाँ? दो ही आर्टिकल हैं, 23 और 24 हैं। इस समय हम यही हैं, टेंशन लेना नहीं है। इसमें तो क्या होगा, अब इसके पहले मान लीजिए हम नहीं पढ़े, नहीं समझ पाएंगे, तो इसका अपना अलग मामला है, इसका अलग मामला है। ये सबको सामाजिक रूप से समान कर देता, भैया सब लोग समान रहिए, और सभी की समानता देता। और अच्छा ईडब्ल्यूएस भी वही है। ओबीसी का रिजर्वेशन कहाँ है भाई? 16 से 18 के बीच में है ना। 14 में समानता है, तो 15 में क्या? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 छुआछूत का अंत करेगा, 18 उपाधियों का अंत करेगा, है ना। ये सारी बातें हैं, है ना। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो 14 से 18 समानता, समता स्थापित कर दो। ये सब क्लास हो चुका है। इसके पहले का लेक्चर आप देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सारे लेक्चर अवेलेबल हैं अधिकतम आर्टिकल के ऊपर। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, इसमें चर्चा हो चुकी है। 19 पे हुई, 20 पर हुई, 21 पर, 22 पर। अब आज हम कहाँ? शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। मान लीजिए हमारा शोषण, पहले तो हमें क्या किया गया? समाज में ही समान कर दिया गया। पहले हमें 14 से 18 में क्या किया गया? हमारे अंदर सामाजिक समानता दी। जैसे कि पहले जो व्यवस्था रही है, व्यवस्था क्या रही है कि उस समय कि होता क्या था कि जो निम्न श्रेणी में थे, वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र होते थे, दलित, मोस्टली कौन? जो दलित से, उनका शोषण होता था। या समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो असमानता विद्यमान थी, विविधता थी, उस विविधता को समाप्त करने के लिए ही क्या किया गया? संविधान में प्रावधान है समानता का, कि सामाजिक रूप से किसी को क्या कर दीजिए? समान कर दीजिए। यही इरादा किसका था? भीमराव अम्बेडकर की सोच थी, जिसका अंतिम रूप कहाँ है? मूल अधिकार में है, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो वो समान कर दिया। जब सामाजिक समान हो गए, एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करने लगे, तो कहा कि अभी तो चाय नाश्ता कुर्सी बैठ के अगल बगल कर रहे थे सब लोग, चाहे जिस जाति के थे, चाहे जिस धर्म के थे। फिर कहा कि अब तो बोलना भी है। तिवारी जी कैसे हो? जो कभी तिवारी को नाम लेकर नहीं बुला पाता था, रमाकांत कैसे हैं? अब वो कहता, कहा रमाकांत भाई कैसे हैं, ऐसे बोल रहा है। मतलब ये बोलने की आज़ादी मिली है, लेकिन बोलने की आज़ादी भी निबंधनों के अधीन है। समझिए मेरी बात। रमाकांत जो नाम लिए हैं, कोई ऐसा नहीं किसी नाम बताइए तो का अपने नाम है, ऐसा सोचो किसी नाम नहीं तो आप रोहित ला के जोड़ दीजिए, नहीं विनीत ला के जोड़ दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ।
तो ऐसे ना जब कहा गया कि क्या समानता हुई हमें मिली, तो बोलने की भी आज़ादी मिल गई। और जब बोलने की आज़ादी मिलेगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा घुलोगे मिलोगे, बातचीत करोगे, कम्युनिकेशन जो है क्या रिलेशन बनेगा। समाज में वास्तव में संप्रेषण ही क्या है, ऐसा एक माध्यम अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतरावैयक्तिक है ना। संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक दो होते हैं। क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटरपर्सोनल बोलते हैं, एक दो होते, ध्यान रखिएगा। दो कम्युनिकेशन है, दोनों की बात अगर की जाती है तो समाज में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जब होता है रिलेशन बढ़ता जाता है। जब बोलोगे तभी होगा, ये भी बात है। तो 19 से 22 में बोला तो उसके बाद अब क्या शुरू होगा, शोषण हो सकता है। एक सबसे मजेदार बात है कि जो स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल 21 कहता है क्या, 21 कहता है बेटा आपको प्राण की स्वतंत्रता होगी और देह की होगी दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राण का जिसे अमूर्त है, जिसे किसी ने देखा ही नहीं, क्या प्राण को छू सकते हो, शीशे में कैद कर दिया गया, उसके बाद उसकी जान निकल गई, प्राण निकल गया, क्या देख पाया कोई, नहीं ना। तो प्राण देख नहीं सकते, दैहिक प्राण शरीर में कहाँ है ये भी नहीं पता है। किसी पता है क्या, पता होता तो वहीं लोग इंजेक्शन लगवा के कैसा कुछ सर्किल बनवा देते कि बाहर निकलने ही ना पाए, लेकिन किसी को पता नहीं वो कहाँ है। तो आर्टिकल 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात कह दिया जाता है। जब ये कहा जाता है तो प्राण की आज़ादी यानी अंदर जो आपके है, जो जीव है, जो क्या है दिखता ही नहीं है, या जिसे आप क्या कहते हैं छू भी नहीं सकते हैं। और दैहिक क्या है, देह मतलब बॉडी, ये जिसे आप देखते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं। तो यानी कि आप कहा, उसने कहा दोनों की स्वतंत्रता आपको है, प्राण की भी है, दैहिक है। तो कहा आज़ादी तो दे दिए, मजा करो, तुम्हें कोई मार भी नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम जा रहे थे कोचिंग पढ़ने के लिए और 6 बजे के बाद निकले थे और नाका बाईपास पर ही थे, तब तक ये पता लगा कि 2 लोग आए और भले ही कैंची बड़ी सी रखे थे, लेकिन कोई क्या किया कि उठा के बैठा लिया अपने गाड़ी पर, 4 व्हीलर पे लेके निकल लिया। ये क्या है, प्राण दैहिक। अब पकड़ लिया, समझिए एग्जाम्पल को, जैसे किसी को भले कैंची रखता हो, कभी भी कैंची काम नहीं करती है। होता क्या, आप यहाँ से निकले थे 6 PM पे भी निकलेंगे बाहर, और जब यहाँ से आप जाएंगे तो उसके बाद आप नाका पहुँचे, तब तक आई 4 व्हीलर, अब आपको उठा के बैठा लिया, लेके चली गई। अब यहाँ से लेके जाने के बाद कहाँ पहुँच गया वो, लखनऊ, और लखनऊ से पहुँचा दिया कहाँ, महाराष्ट्र या किसी बड़े महानगर शहर में। वहाँ ले जा करके क्या कर दिया, आपका विक्रय कर दिया। कैंची आपको संभाल ही नहीं पाई, आपकी कीमत लग गई 1 लाख रुपए में, आप बिक गए। लीजिए भाई, 1 लाख रुपए में ज़्यादा कीमत लगा दिया हूँ, हो सकता है कि वो कीमत 40 से 50 हज़ार के बीच रह जाए, हाँ ज़्यादा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहा गया कि भाई 21, मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, 21 रीड विथ आर्टिकल 21, रीड विथ आर्टिकल 23, जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ शोषण पर ना, ये कनेक्ट हो रहा है। कह रहा तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए मैंने कब, जब तुम अभियुक्त बन गए थे अनुच्छेद 20 में, तब भी हम तुमको बचाए थे, और जब तुम्हारी गिरफ्तारी हुई तो अनुच्छेद 22 में संरक्षण दिए थे। अब तुम्हें बिकने से बचाने जा रहे हैं। वाह संविधान, देखा कैसे लिखा है, सोच लो, ये है संविधान में कैसे सेटअप किया गया है, कैसे सेटअप किया गया। भाई सोचिए ना कि किस कहा बोलोगे तो मार खाओगे, कहा मार खाओगे अपराध हो गया तो अभियुक्त बनोगे, अनुच्छेद 20 आपको संरक्षण देगा, दोष सिद्धि बचाएगा। या 21 कहा प्राण एवं दैहिक आज़ादी देता हूँ, पूरा शरीर पूरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा को बचाऊंगा, तुम्हारे शरीर को बचाऊंगा, दोनों को बचाऊंगा। किसने कहा, संविधान ने। आप बहुत आराम से घूमते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ये संविधान की देन है, कुछ है थोड़ा ना। आप कोई कपड़ा पहन के निकलते हैं, किसी ने कहा कि ये क्या पहन के निकले, तो आप एक लाइन सीधे कहते हैं भाई देखिए हमारी अपनी पसंद है, ये तो हमारी अपनी पसंद है, तो अधिकार कहाँ है। 21 दैहिक स्वतंत्रता है, हाँ बस अपने आप को मार नहीं सकते हो। अगर आत्महत्या करने चाहोगे तो कहना ना, ये नहीं कर सकते हमारे से हम काट लें ना, ये नहीं कर सकते भाई, इसका मैं बता चुका हूँ, ये नहीं कर पाओगे। तो मान लीजिए आपको यहाँ से उठाया गया, आपका विक्रय कर दिया गया, मान लेते विक्रय नहीं किया गया, ले जा करके आपको खेत में आपसे गेहूं कटवाया जा रहा है और उसके बाद आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है,
पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या हुआ साधना, बेगारी है ना, आपके विक्रय हो गया और फिर क्या हुआ, बेगारी। देखो एक बात है, साधना अकेले आप नहीं है, साधना बहुत सारे लोग होते हैं और विनीत अकेले नहीं है, इसी में घबरा करिए आप लोग कि समझिए मेरी बात बताऊंगा आपको भी। तो खेत मतलब बेगारी करवा रहा है तो ये भी नहीं होगा। यानी सीधी बात है, जो आप शोषण के लिए जा रहे हैं, आपकी देह को बचाने और आत्मा को बचाने के लिए आर्टिकल 23 है। और जैसे आपकी शरीर को बचाया 23 में कि आपका शोषण ना हो, वैसे कहेगा देखो भैया जो हमारा गिरधारा यानी हमारा जो बच्चा है उसका क्या होगा। वाह भाई संविधान। तो गिरधारा को बचाने के लिए जानते क्या किया, गिरधारा मतलब बच्चा, फैजाबाद की अपनी भाषा गिरधारे है ना, छोटे छोटे गिरधारे जो होते हैं। गिरधारा मतलब कि 18 साल के नीचे सब गिरधारे हैं, तो जैसे आप लोग विषय में आते हैं, आपकी एज इतनी नहीं है। हाँ, तो जो गिरधारा है, अरे छोटे छोटे गिरधारा, लेकिन हम लोग 18 के अंदर गिरधारा कहते हैं। अरे 18 के अंदर बैठे हुई, देखो क्या नाम उनका, विशाल है, हाँ वही है। तो मान लेते हैं कि आपके बच्चे को, देखिए आपके बच्चे का क्रय विक्रय उसका भी हो सकता है, 23 में तो है ही है वो। आपके बच्चे को ले गया, क्या है, उठा के ले गया और किसी कारखाना में काम पे लगा दिया। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में आप नहीं लगा सकते हैं। यानी कि जो खतरनाक जहाँ वस्तुएं बन रही हैं वहाँ किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप रख नहीं सकते, उससे काम नहीं करवा सकते हैं। ये 24 है। अब बात ये कहानी कि जैसा मैंने आपको सुना दिया है, अभी अब 23 और 24 में वास्तव में संविधान क्या देता है आपको बचाने के लिए, आज के 21 के सपोर्ट में क्या करता है, उस पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ विनीत। हाँ, तो हम लोग अब देखते हैं क्या अनुच्छेद 23 की मूल बातें वास्तव में उसमें हैं क्या उसके अंदर में। जैसे ये जो सारी बातें यहाँ डायग्राम जो बना दिया गया है, और जब आप मेंस को लिखते हैं तो समझिएगा, अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार आपसे पूछा गया मेंस में और कहा जाए कि आप लिखिए, जैसे डायग्राम क्रिएट किया गया है ऐसे ही डायग्राम आपको बनाना होता है। डायग्राम बनाने पे क्या होता है कि लिखना कम पड़ता है, ग्राफ बना देंगे तो आपको कम से कम लिखना, अधिक नहीं लिखना है। तो अब देखना कि आर्टिकल 23 में है क्या। 23 में जब ये कहता है कि भाई देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, 23-24 में कहता है कि शोषण के विरुद्ध क्या है, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया अनुच्छेद 23 और 24 में। जब ये सीरीज आती है तो एक बात उठता है कि आखिरकार 23 और 24 में अलग अलग भी कुछ बातें हैं। तो एक सीधी सी बात क्या है, अनुच्छेद 23 में जो अधिकार है, ये भी समझिएगा, आर्टिकल 23 2 खंडों बटा हुआ है। इसका एक क्या है, सब क्लाज 1 और सब क्लाज 2 है ना। तो जब आप देखते हैं एक अधिकार है सब क्लाज 1 में क्या है, 23 के सब क्लाज 1 में अधिकार दिया गया है, और 23 के सब क्लाज 2 में उसका अपवाद दिया गया है। जैसे यहाँ कहा क्या जाता है कि मानव दुर्व्यापार और क्या कहा जाता है, बेगार बलात्श्रम, 3 शब्द यहाँ लिखे गए, इसके कीवर्ड हैं। तो कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब समझिएगा रोकना, है ना। हिंदी अगर ना समझ पाइए, जब कहा जाए प्रतिषेध में बोल रहा हूँ तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई कठिन शब्द है। इसका मतलब क्या, रोक है, हाँ रोक है, प्रतिबंध है। यानी क्या, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो मानव दुर्व्यापार क्या, यानी कि मानव का वस्तु की तरह क्रय विक्रय नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, मानव का, जैसे भाई आप धनिया पुदीना बेचते हैं, चीनी बेचते हैं किलो के हिसाब से, वैसे मानव शरीर का आप क्या नहीं कर सकते हैं, क्रय विक्रय नहीं, ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ बेचने की बात, ना खरीदना ना बेचना, अगर आप खरीदते बेचते पकड़े गए तो आप जेल जाएंगे। मानव का दुर्व्यापार और बेगार, बेगार जानते हैं दूसरा शब्द इसमें आ रहा है। पहला तो क्या कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार ना हो, यानी किसी को वस्तु के जैसा बेचा ना जाए और ना खरीदा जाए, दोनों चीज़ें ना हो। ये भारत में नहीं है, दुनिया किसी देश में हो अलग बातें हैं, भारत देश में नहीं, चूंकि संविधान ये बात करता है। दूसरी बात क्या, बेगार, बेगार का मतलब होता है कि बिना ही क्या पैसा दिए, बिना पैसा दिए क्या करिए आप,
काम लीजिए, किसी से काम करवा लीजिए, फ्री में काम करवाइए, और उसे पैसा ना दीजिए, कैसे काम करवाइए। बलात्श्रम कहा गया है ना, यहाँ बला लिखा है, बलाश्रम है तो बलाश्रम कर दो भाई। ये क्या है? बलात् श्रम, यानी कि बल के, क्या बल के अधीन या धमकिया करके क्या करिए कि मेरे खेत में काम करो, नहीं तो बहुत मारेंगे, मतलब डर का भय पैदा करके, यानी अपना बल दिखा कर किसी से श्रम करवा रहे हो और पैसा नहीं दे तो भाई तब उल्लंघनीय है, और उल्लंघन करने पे दंड का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। ये दंडात्मक व्यवस्था करता है। कहा जाता कि ऐसी, कहा गया सीधे कि इस प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रसिद्ध है। किस प्रकार का? अन्य, बेगारी के अलावा भी अन्य भी बलात्श्रम कोई है तो क्या है? दंडनीय है। अगर आपका इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? दंड दिया जाएगा। तो वस्तु को जैसा करे विक्रय आप किसका नहीं कर सकते हो? मानव का। तो समझ गए। 21 ने प्राण देह को बचा लिया था और 22 में कहा इस शरीरिया कभी गिरफ्तार हो जाएगी ना तो संरक्षण दूंगा, और 23 ने कहा बच्चा तुम्हें बिकने नहीं दूंगा। समझ गए। 23 ने क्या कहा? हम तुम्हें बिकने नहीं देंगे, तुम्हें बिकने नहीं देंगे, जबरदस्ती तुमसे कोई काम नहीं करवा पाएगा। पहले के ज़माने में ठाकुर साहब लोग मार करके खेत में ना पूरा कोड़ा को बरसा के खेत में अपना पूरा धान गेहूँ कटवा निरवा सब लेते थे। ये मत सोचिएगा। और क्या, पहले ऐसे जमे, पहले की बात है, आज नहीं। आज नहीं कोई मारने जा रहा। संविधान में 50 के बाद है। मैं उस समय पहले की बात कर रहा हूँ जिनके पास 100, 200, 500 बीघे खेत होते थे तो उनके यहाँ लोग मजदूरी करने जाते थे तो बल क्या उस पर भी कर लेते थे। ऐसी कोई बात नहीं, पहले है ये। संविधान लागू ने पहले की कहानी सुना रहा हूँ मैं, बाद की नहीं बता रहा हूँ भाई। अब इस समय कहीं ऐसी बात नहीं है, अभी कोई ऐसा नहीं करता है। हमने कहा कि भाई देखो, बलपूर्वक किसी को धमकिया करके उससे काम करना बलात्श्रम ही है, तो ये प्रतिषिद्ध है। ये बात समझ गए? मतलब ये प्रतिबंधित है कि मानव को दुर्व्यापार हो, बेगारी हो, बलात्श्रम हो, पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर उसका उल्लंघन पाए जाते करते हुए आप पाए गए तो आपको दंड दिया जाएगा। फिर इसका जो उपखंड है क्या? 2 है। इसमें क्या अपवाद है? मैंने कहा क्या इसमें अपवाद है। और बात क्या की जाती है कि राज्य द्वारा यदि सार्वजनिक सेवा क्या किया जाए, कोई बात राज्य को सार्वजनिक सेवा के लिए, यानी क्या सार्वजनिक सेवा भाई राज्य अनुच्छेद 12 में है, यानी हमारी सरकार को जरूरत पड़ जाए कि हम अपने नागरिकों से क्या लेंगे, युद्ध हो रहा सपोज करो भारत पाकिस्तान का, और आह्वान कर लिया किसने? भारत सरकार ने, कि भाई जितने भी हमारे युवा हैं अगर वो थोड़ा बहुत जानते हैं चलाना क्या बंदूक तो आइए आप तो चलाइए, मरने जीने जो नहीं डरेंगे हम जैसे लोग, बाकी लोग पता नहीं, तो क्या करेंगे? चले जाएंगे। हम वहाँ बिना पैसे के जा रहे हैं लड़ने के लिए। अगर नहीं चला पाएंगे हथियार तो कम से कम अपनी सेना को भोजन ही देंगे या और चीज़ों में उनको मदद करेंगे, घायल और उनको उठा के ले जाएंगे, उसके बदले हम कोई पैसा नहीं लेंगे। मतलब यही तो है, सार्वजनिक सेवा ली जाती है तो वह बेगारी नहीं है, लेकिन जब हमें सेवा दी जाएगी, हमें सेवा में ली जाएगी तो हमारे साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति महिला पुरुष, लिंग महिला पुरुष है ना, और जाति मतलब जितनी भी कास्ट हैं आप जानते ही हैं, उनके आधार पर, जन्म स्थान की आप बिहार एमपी राजस्थान के हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, समझे आप? यही है मतलब कहा अगर आप बेगारी नहीं करोगे, बेगारी दंडात्मक है, लेकिन राज्य अगर सार्वजनिक सेवा को जरूरत पड़ जा रही है तो हमें बुला लेगा, वैसी सेवा हमसे लेगा, जो सेवा लेगा उसे हमें करनी पड़ेगी। जब इंदिरा गांधी के समय में आप जानते हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उस दौरान बुलाया गया था, है ना, लोग गए थे और उन्हें बाद में जो बच के आए थे उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया था, उसको नौकरियों में उनके मतलब दादा लोगों के जो पोते थे उनको आज भी नौकरियों में राहत दी जाती है, पेंशन भी दी जाती है, समझिए। और हमारे यहाँ अयोध्या में एक जो रिकॉर्ड बनता दीपोत्सव का आप जानते ही हैं, 25 लाख 30 लाख दीपों का दीपोत्सव होता है। उस दीपोत्सव में जिन बच्चों को बुलाया जाता है, यूनिवर्सिटी से आते हैं, वॉलंटियर बोलते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, वॉलंटियर हैं, तो उन्हें जो बुलाया जाता है तो उनसे जो सेवा ली जाती है उस सेवा के बदले हमारी राज्य सरकार कोई पैसा नहीं लेती है, और ना ही वह जिन विद्यालयों से बुलाती है आप किस धर्म के हैं इसका विभेद भी नहीं करती है, ना धर्म का विभेद करती है, ना मूल वंश का, ना जाति लिंग का, ना जन्म स्थान का, कोई विभेद नहीं करती है। आप हैं यहाँ आसपास की जितनी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे और यूनिवर्सिटी है, यहाँ कॉलेज जितने हमारे यहाँ हैं, उन कॉलेजों से बच्चों को बुलाया जाता है तो कोई विभेद नहीं किया जाता है। एक बहुत बार ये कह सकते हैं कि
विश्व रिकॉर्ड बनता है। मेहरबानी किसकी है? सरकार की मेहरबानी है कि जो अयोध्या में दीपोत्सव बहुत दिव्य तरीके से मनाया जाता है। उसकी दिव्यता कुछ साल पहले की बात मैं करूं, लगभग 2 साल पहले यहाँ एक बार दीपोत्सव हो रहा था और उसमें भी मोदी जी का, योगी जी का कार्यक्रम था। इस शहर में आप कहीं भी, फैजाबाद, नियामा, कहीं से आप नियामा से इंटर कर रहे हो, यानी कि रामपथ की बात मैं कर रहा हूँ, अब वो रामपथ है इस समय, वहाँ से इंटर जब करिए तो हर जगह, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर इतना अच्छा कार्यक्रम होता था। और दीपोत्सव जैसे वहाँ हुआ था सरयू के तीरे यानी कि घाट पर, वैसे ही दीपोत्सव हर नुक्कड़ पे बहुत अच्छे कार्यक्रम पूरे दिन हुए थे। फिलहाल पिछली बार भी हुआ था, लेकिन इसके पहले मुझे लगता है कि 2 साल पहले का जो कार्यक्रम है उस शहर के अंदर पूरी तरह था, है ना। तो उस पर सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है, वॉलंटियर को भोजन देती है, लेकिन उसके बदले कोई पैसा नहीं देती है, मजदूरी नहीं देती है, क्योंकि मजदूर नहीं मानती है, उस बात को मानती है कि हम सेवा से, आदमी सेवा के उनको बुलाए हैं, वो अपने देश के नागरिक मानते हैं, सेवा ले सकती है, उसे क्या है, उसे राइट है इस बात का। तो वही क्या है, ऐसी स्थिति में बेगारी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आप दोस्त के लिए जाकर का सामान आया था एयरपोर्ट से, वहाँ से सामान उठवा करके एक हाथ से वो पकड़, एक हाथ से आपके पकड़ लेके जा रहे हैं, तो दोस्त के सामान ले जाओ तो बेगारी नहीं है। अपने साइकिल पे ही आप लाद के रूम तक पहुँचा रहे हैं, उसके बदले आपको मिल नहीं रहा है। पता लगाओ जब उसका वो जो सामान आया था घर से खुला तो उसमें कुछ खाने पीने सामान है ही नहीं, जो मतलब बनी बनाई चीज़ें नहीं है, तो आपको मिला होता खाने को तो बेगारी नहीं होती, आपको उसका प्रतिफल मिल जाता। लेकिन बिना काम कर दीजिए और उसके बदले आप कोई लाभ ना हो तो उसे बेगारी कहा। जैसे हम आपको क्लास दे रहे हैं, हमें अगर आप फीस नहीं पे करोगे तो बेगारी तो है ही, समझे मेरी बात। लेकिन अगर यही सेवा दी जाए सार्वजनिक सेवा के तौर पर तो वहाँ बेगारी नहीं मानी जाएगी। तो अनुच्छेद 23 क्या है, अपवादों के अधीन है। अब अपवाद उसका कहाँ है 23 का, उसी में 23(2) में है। अब आप समझ गए होंगे। मानव दुर्व्यापार आपको ये लगता है कि एक छोटी सी बात है, तो एक बहुत बड़ी भूल है। मानव दुर्व्यापार एक छोटी सी बात नहीं है। वास्तव में इसमें अगर मानव दुर्व्यापार क्यों रोका गया, इससे दास प्रथा को बढ़ावा मिल रहा था, है ना। इससे दास प्रथा, बुक जरा थोड़ा सा दिखाओ बच्चे को, है दास प्रथा बेगार बलाश्रम, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं, स्त्रियों बच्चों का नैतिक व्यापार होता था। क्या होता था? उनका नैतिक व्यापार होता। किसका? स्त्रियों का, बच्चों का। तो जैसे बच्चों को पकड़ के भीख मंगवाते थे, स्त्रियों को ले जाते थे विक्रय करके, उनसे वेश्यावृत्ति करवाते थे, प्रोस्टिट्यूशन, है ना। तो ये सब चीज़ों का क्या हुआ, 23 ने पूरी तरह क्या कर दिया है, जब दंड की व्यवस्था किया तो सब लोग रुक गए। और मजदूरी जो होती है वो भी बंद हो गई। मधुआ मजदूरी प्रणाली उन्होंने अधिनियम 1976 का एक कानून ही बना है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 23 का जो दंड की बात की गई है, दंडात्मक जो व्यवस्था की गई है, दंड किस विधि के अधीन दिया जाएगा, ऐसे कानून, ऐसी विधि का निर्माण कौन करता है? हमारी संसद करती है। संसद करेगी, उसे संसद को पावर कहाँ है? आर्टिकल 35 में है। अनुच्छेद 35, यहाँ देखिए 35 है ना, ये 35 के तहत तो क्या कर सकती है, 35 के तहत वह किसी मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगारी के लिए दंड देने के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। उस क्रम में क्या किया, मधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को उसने पास किया है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरी में आप देखे होंगे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 भी है, वो भी आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक बातें अगर आप मेरी समझ गए हों तो 23 की बातें खत्म हुई। इसके बाद जो केस वगैरह दिया, जैसे नीरज चौधरी बनाम MP, बधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 84, ये सब इसे देख लीजिएगा, कोई बहुत इशू इसका नहीं है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 24 देखते हैं। 24 मूल अधिकारों में एक ऐसा अधिकार है जो कि एब्सोल्यूट है, यानी वो क्या है, अत्यांतिक है, क्योंकि उसका कोई अपवाद नहीं है। बाकी सभी आर्टिकल्स में क्या है, कुछ न कुछ अपवाद जरूर हैं, इसमें अपवाद नहीं है। सबसे बड़ा पहला सवाल यही इसके साथ है कि क्या अनुच्छेद 24 अत्यांतिक है, तो आप कहेंगे हाँ, ये एब्सोल्यूट राइट है मूल अधिकारों में, क्योंकि इनका कोई अपवाद नहीं दिया है संविधान में। अब बात होती है कि 24 में है क्या। 24 की अगर बात किया जाए हेडलाइंस की, उसकी टाइटल की, तो क्या है, कहता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं, कौन, बालक, उन्हें कारखानों आदि में
ऐसे बालकों के नियोजन का क्या होगा? प्रतिषेध होगा। जो बालक 14 वर्ष से कम के आयु के हैं उन्हें कहाँ? कारखानों में और कहाँ? खानों में। दोनों ध्यान रखिएगा। बालक कैसे बालक? कारखानों में, खानों में और जोखिमपूर्ण कार्यों में। जैसे कारखाना तो आप जानते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें मशीनें लगी चीज़ बन रही हैं, वहाँ 14 वर्ष से कम आयु के बालक को आप काम पर लगा नहीं सकते हैं। ये क्या है? अगर करते तो प्रतिषेध है। अब खान जानते हैं, सोने की खान भी हो सकती है, कोई धातु की कोयले की खान हो सकती है ना। जोखिमपूर्ण कार्य क्या? पटाखे की फैक्ट्री है, उसमें पटाखा बनाने का काम 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नहीं दे सकते हैं। वो जोखिमपूर्ण परिसंकटमय कार्य, हैजार्डस, यानी इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हैजार्डस प्लेस पर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को काम में नहीं रखा जा सकता है। समझ रहे हैं? अगर सपोज करिए आप कहीं जा रहे हो और किसी ढाबे पे आप रुकिए, वहाँ देखिए कोई बालक अगर सप्लाई दे रहा है, वेटर काम कर रहा है और आपको लगा 14 वर्ष से कम आयु का है, आप सिर्फ उस होटल के मालिक से, ढाबे के मालिक से बात करिए कि ये बच्चा कौन है, ये पहले बच्चे बात कर लीजिए। वो मालिक खुद डर जाएगा, फ्री में भोजन भी करवाएगा, कुछ पैसा भी देना चाहेगा आपको। बच्चे काम करते हैं। हाँ, बच्चे काम करते हैं, लेकिन मोस्टली हटा देते हैं और बच्चों को वो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं चाहे जो भी हों, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 में आप देखिएगा, पढ़िए, उसमें लिखा गया है जिम्मेदारी बनती किसकी? राज्य की जिम्मेदारी है कि वो बचाए, है ना। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों कारखानों, खानों या किसी अन्य परिसंकटमय या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वह पूरी तरह निषेध है, प्रतिबंधित है। निषेध का मतलब क्या है? प्रतिबंधित है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, इन वर्ड का यूज करना जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये शब्द ही आते हैं। अगर ये शब्द हमें ना पता हो तो हमसे गलती हो जाते हैं। यानी जिस सब्जेक्ट को पढ़िए उस सब्जेक्ट के जो शब्दावली हैं उन्हीं को आप अधिक फोकस करिए। तो एक बात निकल के आए, कितनी बातें जब आपने देखा तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? कोई निष्कर्ष तो निकल रहा होगा ना इन सब का, कि आखिरकार क्या निष्कर्ष है भाई? प्रस्तुति बताओ बेटा, क्या निष्कर्ष निकल रहा है इन सारी बातों का जो यहाँ लिखा गया है? क्या निष्कर्ष बताइए? हाँ, पहली बात तो ये समझिएगा, जो ये अधिकार है यह राज्य, निजी व्यक्ति, संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त है। यहाँ लिख लीजिए, यह अधिकार, यानी जो 24 का अधिकार है, यह जानते हैं, रिमार्क कर सकते हैं, हम निष्कर्ष सकते नीचे लिखेंगे, तो जानते हैं क्या? यह अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति और संस्था के विरुद्ध प्राप्त है। जानते हैं, राज्य भी कर सकता है ये काम। चारों जानते हैं राज्य कौन है? पता ही है आपको, अनुच्छेद 12 राज्य परिभाषा है। और निजी व्यक्ति जैसे हम ही रख सकते हैं। 14 वर्ष से कम बालक के कम से मतलब 14 वर्ष से कम आयु का बालक है, उसे हम होटल में रखने ले जा करके, तो हम भी निजी व्यक्ति, हम भाई पर्सनल रख रहे हैं तो भी, और संस्था कोई हो, जैसे कोई होटल है, कोई कंपनी है, वो भी रख रही तो भी, समझ रहे हैं। तो यानी यह अधिकार किसे प्राप्त है? निष्कर्ष क्या निकला इन बातों का? ये इंटरव्यू की बात है कि आर्टिकल 24 का जो राइट है वो किस पर्सन मिला हुआ है। तो आप बताएंगे कि देखिए, जो यह अधिकार है यह राज्य के विरुद्ध तो है ही है, उसके अलावा यह निजी व्यक्ति के साथ विरुद्ध भी है और संस्थाओं के विरुद्ध भी है। जहाँ जहाँ 14 वर्ष आयु के बालक रखे जा सकते हैं वहाँ सब जगह ऐसी रोक होगी। कारखानों जाने नहीं प्रतिषेध करता, खान प्रतिषेध का परिसंकट में जो है स्थान, वहाँ भी हैजार्डस प्लेस जिसे कहते हैं, यहाँ लिखा हो जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाएं, जोखिमपूर्ण स्थल में लगा सकते हो, कारखाना में लगाओगे। 14 वर्ष से कम आयु का बालक होना चाहिए, है ना। 14 वर्ष से ऊपर है तो कोई बात नहीं है, आप उसे लगा सकते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बालक को नहीं लगा सकते हैं, ठीक। तो ये, और आपको भी बता दें कि जानते हैं 24 का संरक्षण करने के लिए हमारे यहाँ समय समय पर देखा गया है कि जोखिमपूर्ण कार्यों से बच्चों को बचाने के लिए हमारी संसद ने
बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया है, जैसे कि बालक नियोजन अधिनियम 1938, ध्यान रखिएगा। इस आर्टिकल 24 के सपोर्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर जानते हैं क्या, बालक नियोजन अधिनियम 1938। 1938 का, भले ही आज़ादी के पहले का। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948 का। बागान श्रम अधिनियम 1951, ये सब है ना, बागान अधिनियम 1951 और खान अधिनियम 1952। ऐसे बहुत सारे, शिशु अधिनियम 1966, ऐसे बहुत ऐसे रखे गए हैं। और बताया गया है कि देखिए 5 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनका नियोजन मतलब जानते क्या होता है, काम पे रखना, हाँ, एम्प्लॉय रखना है ना, एम्प्लॉय के रूप में रखना, नियोजन समझिएगा। तो ऐसे लोग अगर मान लिया रखा जाता है, 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात चली, 5 वर्ष के नीचे का आप रख ही नहीं पाएंगे, और अबोध बालक हैं वो, लेकिन 5 के ऊपर वाले थोड़ा 4 हो जाते हैं काम लायक। तो 5 से 14 वर्ष तक का जो बच्चे होंगे अगर उन्हें आप रख रहे हैं तो पूरी तरह निषेध है। अगर आप पकड़े जाएंगे 3 माह की सज़ा हो सकती है, 1 साल सज़ा हो सकती है। जुर्माना कितना उतार दिया जाएगा पता नहीं, 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, आप फंस सकते हैं। हाँ, कि वो अधिकतम कितना हो जाएगा, ये रीजनेबल टाइमिंग होगी हमारे कोर्ट की, वो डिसाइड कर देगा कितना हम इसको आपको जो है फाइन चार्ज करेंगे। यानी फाइन चार्ज करने की जो बात है वो हमारे कोर्ट की है, वो डिसाइड करेगा कब, रीजनेबल टाइम पर अपने। ठीक समझ गए इस बात को। अलग अलग नियमों में अलग अलग दंड की बात की गई है, अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसा है। तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, जहाँ तक मुझे पता है अनुच्छेद 23 और 24 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा लगे जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।